अंदर जाकर उसने देखा एक सुंदर सी परी जैसी लड़की बिस्तर पर लेटी हुई है, जो किसी राजकुमारी के समान लग रही थी। बूढ़ी औरत ने ध्यान से उसका चेहरा देखा, फिर धीरे धीरे करके उसके कपड़े बदल दिए। उसने देखा उसके सिर पर चोट भी लगी है, जिस पर विक्रम ने अपना रुमाल बांध रखा था। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए मन में कहा, ये दोनों दोस्त तो नहीं लगते, कुछ खास ही रिश्ता है इनके बीच। ये लड़की यहाँ बेहोश है और वो उसे अपना दोस्त कह रहा है, पर देखो उसकी चोट भी नहीं देख पाया और अपना रुमाल बांध दिया। इतनी फिक्र तो जब कोई अपना खास होता है तभी कर सकते हैं। आजकल के जमाने में ऐसे शरीफ लोग मिलते ही कहाँ हैं। जहाँ देखो वहीं लफंगे लोग भरे पड़े हैं। पर ये भला आदमी लगता है, वरना एक बेहोश लड़की को देखकर किसी की भी नीयत पलट सकती है। कपड़े बदलकर वो बूढ़ी औरत भी रूम के बाहर आ गई। उधर विक्रम और अंकल ने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसने देखा बूढ़े अंकल भी ठंड से कांप रहे थे। बॉनफायर में लकड़ियों की कमी थी, पर विक्रम ने वो लकड़ियों को भी बॉनफायर में जला दी। उसे याद आया, जब वो बाहर से अंदर आया था तो उसने देखा था वहां सूखी लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ है। वो बाहर जाने लगा, तभी बुजुर्ग औरत कमरे से बाहर निकल कर आई और विक्रम को देखकर बोली, अरे बेटा, तुम अभी बाहर कहाँ जा रहे हो? रुको, कुछ खाना खा लो। विक्रम ने हिचकिचाते हुए कहा, पर आंटी, ऐसी तूफानी रात में खाना कहाँ मिलेगा? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए अपनी पोटली खोली। विक्रम ने देखा उनकी पोटली में बहुत सारा खाना रखा हुआ था। विक्रम ने मना करना चाहा, पर भूख तो उसे भी लगी थी। बुजुर्ग दंपत्ति अपनी बेटी के घर जा रहे थे और काफी कुछ बनाकर लेकर जा रहे थे, इसलिए 4-5 लोगों के लिए उनके पास खाना था। तीनों ने मिलकर खाना खाया और प्रीति के लिए खाना बचाकर रख दिया। विक्रम ने आंटी को अंदर जाने को कहा और खुद तूफान में बाहर आ गया। उसने देखा वहां एक कुल्हाड़ी भी है। उसने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाई और गट्टे की लकड़ी को काटने की कोशिश करने लगा। तूफानी हवा शरीर को गलाने वाली थी, पर अंदर 3 जिंदगियां भी थी, इसलिए उसने अपने हाथ को रुकने नहीं दिया और जल्दी ही उसे गट्ठे में से लकड़ियों को काटकर अंदर ले गया। उसने देखा बाहर अंकल भी सो रहे हैं। उसने वहां अलमारी में से कंबल निकालकर उन बूढ़े अंकल को अच्छे से उड़ा दिया। फिर उसने कुछ लकड़ियों को वहां बॉनफायर में डाला। उसके मन में था, कहीं प्रीति को बुखार तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लूं क्या? पर अंदर आंटी भी सोई हुई थी। फिर उसने कुछ सोचा और वो धीरे से अंदर आ गया। उसे प्रीति के माथे पर हाथ रखकर चेक किया। बुखार जैसे तो नहीं था, पर हल्का शरीर गर्म लग रहा था। उसने ध्यान दिया, रुमाल भी खून से लाल दिख रही थी, तो उसने रुमाल खोलकर अलग कर दिया। वो सोच में पड़ गया। उसने देखा उन लोगों ने भी कंबल ठीक से नहीं ओढ़ा, तो उसने और कंबल निकाल कर दोनों को उड़ा दिया। वो बाहर आकर किचन में कुछ ढूंढने लगा। उसे सरसों तेल और हल्दी दिखाई दी। वो धीरे से फिर अंदर आया। उसने प्रीति के माथे पर हल्दी लगाई और हाथ और पैरों के तलवे में सरसों तेल मलने लगा। थोड़ी देर मलने के बाद उसने वापस उसे कंबल उड़ाया और बॉनफायर में लकड़ियों को डालकर बाहर आ गया। बूढ़ी औरत बस आंखें बंद करके लेटी रही और विक्रम प्रीति की कितनी केयर करता है ये देखती रही। उसने मन में कहा, कुछ तो रिश्ता है इनके बीच, या फिर बनने वाला है। और फिर वो मुस्कुराकर सो गई। थकान तो उसे भी हो रही थी, पर रात भर इस ठंड से बचने के लिए लकड़ियों को जलाना बहुत जरूरी था। वो रात भर दोनों बॉनफायर में लकड़ियां लगाता रहा, पर सुबह होते होते थकान के कारण उसकी नींद लग गई। सुबह तूफान भी थम गया था, पर विक्रम और प्रीति सोए हुए थे, इसलिए बुजुर्ग दंपत्ति बगैर उन्हें बताए अपने घर के लिए निकल गए। सुबह 8 बजे के आसपास प्रीति की नींद खुली। उसने अपने आप को एक अनजान जगह में पाया तो वो घबरा गई। बॉनफायर की आग भी ठंडी हो गई थी और तूफान भी थम चुका था। उसने अपने आप को देखा, उसके कपड़े बदले हुए थे। वो तो बहुत डर गई। बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल उसके मन में आते जाते रहे। वो डरते डरते रूम से बाहर आई। फिर उसने वहां विक्रम को सोते देखा। खिड़की से हल्की धूप उसके चेहरे पर आ रही थी। उसका चेहरा सूरज के समान दमक रहा था। आज शायद पहली बार प्रीति ने ध्यान से विक्रम को देखा था। उसने विक्रम के प्रति बहुत सारे ख्याल अपने मन में बना लिए। उसे कल की बात याद आने लगी। उसे याद आया, जब उस आदमी ने उसे नीचे धक्का दिया था तो विक्रम भी पहाड़ी से नीचे कूद गया था। उसने अपने मन में सोचा, तो क्या विक्रम ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया? पर क्यों? विक्रम और मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर क्यों उसने अपनी जान की परवाह नहीं की? फिर एक नजर उसने अपने कपड़े पर डाली, तो क्या मेरे कपड़े भी विक्रम ने बदले? अचानक ही शर्म से उसका चेहरा लाल होने लगा।
वो अंदर गई और पहने हुए कपड़े उतारकर अपने कपड़े पहन लिए। सूट की बाहें फटी हुई थी, पर वहीं पास में ही उसकी शॉल भी थी। शॉल को हाथ में लेकर उसने कहा, पर ये शॉल तो वहां पहाड़ी पर ही गिर गई थी, ये यहाँ कैसे आई? क्या विक्रम जी इसे लेकर आए थे? फिर उसने उस शॉल को ओढ़ लिया। अभी भी वो उधेड़-बुन में ही थी कि कहाँ वो समीर से मिलने आई थी और कहाँ ये सब हो गया। वो इसी उधेड़-बुन में ही थी। उसे देखा विक्रम बस जागने वाला है। वो वहीं विक्रम से थोड़ा दूर रखी एक स्टूल पर बैठ गई। कुछ देर बाद विक्रम अलसाया हुआ सा जागा। अपने सामने प्रीति को बैठा देखकर, उसकी हालत अच्छी देखकर विक्रम उसे मुस्कुराकर बोला, और सुनाओ, मुसीबत अब ठीक हो या नहीं? तुम्हें पता नहीं, पर तुम्हारे चक्कर में बस मेरी जान ही चली जाती। भगवान का शुक्र है तुमने मेरी जान छोड़ दी। चलो अब जल्दी करो, तैयार हो जाओ, हम होटल की तरफ निकलेंगे। प्रीति उसकी ओर नहीं देख पा रही थी। उसने अपने सिर को घुमाते हुए थोड़े धीमे शब्दों से कहा, मैं तो तैयार हूँ, चलते हैं। वहीं बाहर बैठी थी तो विक्रम अपने कपड़े लेकर अंदर रूम में चला गया। उसे देखा प्लेट में खाना अभी भी रखा हुआ है, तो वो प्लेट लेकर बाहर आया और प्रीति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुमने तो खाना भी नहीं खाया। जब तक मैं कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ तुम खाना खा लो। प्रीति ने प्लेट खोलकर देखा, उसमें काफी टेस्टी खाना रखा हुआ था। उसने विक्रम की तरफ सवालिया नजरों से देखा और पूछा, ये खाना? तभी विक्रम को ध्यान आया, रात में कॉटेज में बूढ़े अंकल और आंटी भी रुके हुए थे। उसने इधर उधर देखा और कोई नहीं दिखा तो उसने प्रीति से कहा, हाँ वो एक बूढ़े अंकल आंटी यहाँ थे और आंटी ने ही हमें खाना दिया था। तुम बेहोश थी इसलिए तुम्हारे लिए खाना निकालकर हम सबने तो खाना खा लिया था। चलो अब ज्यादा सवाल मत करो और तुम भी खाकर रेडी हो जाओ, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। प्रीति को वाकई बहुत तेज भूख लग रही थी और वो भुक्खड़ों के समान खाना खाने लगी। विक्रम कपड़े बदलकर बाहर आया और प्रीति को इस तरह से खाना खाते देखकर मुस्कुरा दिया। खाना खाते हुए भी प्रीति के दिमाग में अभी भी चल रहा था, क्या विक्रम ने ही उसके कपड़े बदले, या फिर उसने कहा यहाँ एक बूढ़ी आंटी भी थी तो क्या उन्होंने कपड़े बदले हैं? पर विक्रम उनके होते हुए तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने अपने ख्यालों को झटका और अपने आप से कहा, नहीं नहीं, शायद मैं उसके साथ अकेली भी होती तो भी वो मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश नहीं करता। फिर उसे उस दिन पहाड़ी के मंदिर पर जाने वाली बात याद आई। जब विक्रम को उसने हाथ पकड़ने को कहा था तो बदले में विक्रम ने वहां पर रुकी हुई बेसन की डंडी को पकड़वा दिया था। वो सोचकर ही प्रीति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विक्रम ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा, मैडम होटल भी चलना है, जरा जल्दी करेंगी और याद रखना अब तुम काठ गोदाम में तो नहीं रह पाओगी। प्रीति ने उसकी तरफ देखा और आश्चर्य से पूछा, पर क्यों? विक्रम ने थोड़े गुस्से में कहा, तुम्हें जो अकेले चलने की और अकेले घूमने का भूत सवार है ना, वो दिल्ली जाकर ही उतारना। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूम सकता। तुमने कल कितना तंग किया है इसका अंदाजा भी है तुमको। तुमने सोचा भी नहीं होगा कितने लोगों को मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए लगाया। भगवान का शुक्र है मैं समय पर पहुंच गया और तुम यहाँ पहाड़ी पर बर्फ का मजा ले रही थी। जब यहाँ चीख चीख कर बता रहे थे कि तूफान आने वाला है तो तुम क्या सो रही थी? तुम्हें क्या लगा तूफान बस ऐसे ही होता है? अरे हड्डियां गल जाती हैं और आदमी का अता पता नहीं चलता कहाँ बर्फ में दफन हो जाता है। वो तो अच्छा है मुझे कॉटेज दिखाई दिया और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। एक तो 100 किलो की वजनदार हो तुम, पता है कैसे तुम्हें उठाकर लाया हूँ? प्रीति ने अपनी आंखें ततेर कर उसे देखा और कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें किस एंगल से 100 किलो की लगती हूँ, जरा बताओ तो। विक्रम ने मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा 100 किलो की मैडम, जरा जल्दी कीजिए, मेरा होटल पहुंचना बहुत जरूरी है। यहाँ फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है और वहाँ सुधा भी होटल में है, उधर खंडाला में। तनु ने नौकरों से कहकर सभी का सामान अंदर रूम में रखवा दिया। सभी अंदर रेस्ट करने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। मार्गरेटा अपना सामान लेकर तनु के रूम में ही आ गई। उसने तनु के रूम से लगे स्टडी रूम में अपना सामान रख दिया और तनु के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई। सबके लिए खाना बनाने वाली अलग थी, पर तनु की केयर करने के लिए अब मार्गरेटा भी थी। तनु को मार्गरेटा को देखकर एक सुकून सा महसूस हो रहा था। तनु को याद आ रहा था कि जब वो जर्मनी में थी तब भी मार्गरेटा उसका ख्याल रखती थी और जब वो डेनमार्क में आई तभी मार्गरेटा ने उसका बहुत ध्यान रखा। तेज ने खासकर मार्गरेटा को उसके लिए ही अपॉइंट किया था। एक बार फिर तेज को याद करके तनु को बहुत बुरा लग रहा था। वो सोच में ही गुम थी कि तभी मोहित वहां आया और तनु की आंखों में आंसू देखकर
उससे रहा नहीं जा रहा था और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। मोहित ने तनु के पास बैठकर तनु का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, यदि तुम ऐसे उदास बैठी रहोगी तो जब जीजू आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने अपनी दीदी का ध्यान भी नहीं रखा। फिर कुछ रुकते हुए वो बोला, आपको एक बात बतानी थी। दादू ने कहा है 2 दिन बाद सब डेनमार्क जाने वाले हैं और मैं ऑस्ट्रेलिया निकल जाऊंगा। अब मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी ही पढ़ाई पूरी करके मैं वापस आ जाऊं, फिर आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बस आप अपना ध्यान रखो। इतने खुश होकर कहा, मैं तो कब से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब घर में 2 छोटे छोटे से बेबी आएंगे। तनु ने मोहित की बात सुनकर अपने आंसू पोंछे और कहा, पर मैं डेनमार्क नहीं जा रही हूँ। मोहित आश्चर्य से तनु को देखने लगा तो तनु ने फिर कहा, मैं तुम्हारे जीजू का यही इंतजार करूंगी और उन्होंने कहा था ना कि खंडाला में उनको उनके सपनों की जगह मिल गई है, तो जब तक आएंगे तब तक मैं उनके सपनों को यहाँ पूरा करूंगी। मोहित ने फिर कहा, पर दीदी आप अकेले यहाँ कैसे रहोगी? तनु ने प्यार से मोहित के गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारी दीदी ने बहुत तकलीफें झेली हैं और मुझे पता है ये दिन भी बीत जाएंगे। मैं मार्गरेटा को यहाँ रोक लूंगी, वो मेरा ध्यान रखेगी। उधर शिमला में प्रीति ने बड़बड़ाते हुए कहा, सफेद चुड़ैल की बड़ी चिंता है। पता नहीं क्यों मुझे उस पर डाउट हो रहा है। जैसे मैं बाहर निकली मैंने उसी की शक्ल देखी थी और जब भी इसकी शक्ल देखती हूँ कुछ ना कुछ मेरे साथ उल्टा सीधा होता है। विक्रम ने उसे बड़बड़ाते हुए देखा तो फिर कहा, अब यदि बड़बड़ाना हो गया हो तो जरा जल्दी चलो। और फिर दोनों कॉटेज से बाहर निकलने लगे। बाहर निकलकर विक्रम ने कहा, ओ मैं तो भूल ही गया, बस 2 मिनट रुकना, मैं आया। कहीं कल जैसा भाग मत जाना। प्रीति ने गुस्से में विक्रम को देखा पर विक्रम अपने जैकेट की जेब में हाथ डालकर अंदर चला गया।